क्वेश्चन ये आता है कि कैम्स है क्या। आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि बिजनेस क्या करता है। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कैम्स के बारे में, जो इंडिया का सबसे बड़ा आरटीए है। अगर आरटीए की फुल फॉर्म की बात करूं तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इस वीडियो में मैं आपके सारी क्वेरीज को बहुत सिंपल टर्म्स में आंसर करने का ट्राई करूंगा, और वीडियो में मेनली 3 चीजों को कवर करेंगे। पहला, कैम्स बिजनेस क्या करता है और कौन कौन से सेक्टर्स में इसका बिजनेस फैला हुआ है, और कैसे बोला जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा आरटीए बन गया है पिछले कुछ सालों में। तो कम टाइम लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जहां पे हम सबसे पहले पार्ट में बात करेंगे कैम्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों, इसके बिजनेस के बारे में समझाने के लिए मैं आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप एक एमएफ इन्वेस्टर होंगे। अगर आपने कभी भी एमएफ में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको पता होगा कि एमएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट में जाके या उसी एमसी की वेबसाइट पे जाके किसी एक पर्टिकुलर एमएफ को चूज करके वहां पे अपना परचेज ऑर्डर डालते हैं। मतलब कि आप बोलते हैं कि मुझे इस एमएफ में अपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और ऑर्डर डालने के बाद जैसे ही पेमेंट कंफर्म हो जाती है तो आपका एज ए इन्वेस्टर काम खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे टच पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कवर करने के लिए एएमसी के लिए। अब मान लो कि आपने बोल दिया कि आपको 5,000 रुपए का ये एक म्यूचुअल फंड बाय करना है, लेकिन उसके बाद ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप 3 बजे से पहले ऑर्डर डालते हो तो आपको सेम डे का नैव मिलता है। नैव की फुल फॉर्म की बात करूं तो नेट एसेट वैल्यू। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो तो ये डिसीजन लेते हैं कि जो पैसा उनके पास आया उनको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वो एक अच्छी रिटर्न बना के दे सकें। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसको पूरा मैनेज करता है कैम्स। अब इसको मैं थोड़ा आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूं कि आपने यहां पे 5,000 रुपए का बाय ऑर्डर डाला था। बाय ऑर्डर डालने के बाद वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना था उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू पूरे दिन में चेंज होती रहती है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड अलग अलग इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, और इक्विटीज के जो प्राइस होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, जो हर सेकंड में चेंज होते रहते हैं। लेकिन अब आपको वो 5,000 रुपए के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज उस पर्टिकुलर नैव की मिलेंगी वो कौन डिसाइड करता है, उसकी जो कैलकुलेशन करता है वो कैम्स उस चीज की कैलकुलेशन करता है। अगर इसको मैं आपको बताऊं और एक टर्म्स में तो बोला जाता है कि कैम्स सभी म्यूचुअल फंड का एक तरीके से बैक ऑफिस की तरह एक्ट करता है, जो इनकी पेमेंट प्रोसेसिंग में, नैव प्रोसेसिंग में, इसके अलावा जो यूनिट एलोकेशन होती है उन सब चीजों के ऊपर कैम्स अपना काम करता है। तो ये सब करने के बाद इन्वेस्टर का जो काम होता है वो पेमेंट करने के बाद खत्म हो जाता है, और उसका सारा प्रोसेसिंग करने के बाद ये सारा पैसा जो आपने परचेज ऑर्डर में डाला वो फंड मैनेजर को मूव कर दिया जाता है, जिसके बाद फंड मैनेजर अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे सकता है कि उसको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टर को भी किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो सारा यूनिट एलोकेशन का काम होता है कैम्स बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज करता है, और जो भी रिपोर्ट्स एज ए इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं रेगुलेटरी पर्पस के लिए, कॉम्प्लायंस पर्पस के लिए, वो सारी चीजों का ध्यान कैम्स बहुत अच्छे तरीके से रखता है। मतलब कि बैक ऑफिस में जो ये एक तरीके से फंड को और इन्वेस्टर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, और बीच के सारे प्रोसेस को एज ए आरटीए ये इसको मैनेज करता है। तो दोस्तों, कैम्स के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो कैम्स ने अपने आप को टाइम टू टाइम बहुत अच्छे तरीके से इनोवेट किया है, बहुत अच्छे तरीके से चेंज किया है। क्योंकि दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पिछले कुछ टाइम से जो भी इन्वेस्टमेंट का माहौल बनता आ रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी से डिराइव होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो पहले जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे वो फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते थे, फॉर्म भर के देते थे, जिसके बाद आपको एक यूनिट एलोकेट होता था। लेकिन उसके बाद सब कुछ टेक्नोलॉजी से डिराइव होने लग गया, और कैम्स ने भी अपने सारे प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज कर दिया। लेकिन इसके अलावा यह भी है कि कैम्स ने अपने आप को टेक्नोलॉजी में तो मूव किया ही किया, इसके अलावा टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में इनके 200 से ज्यादा ऑफिस हैं जहां पे ये कलेक्शन करते हैं, और ये सारी प्रोसेस को कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैम्स का जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो कितने अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइंड है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके बारे में एक और पॉजिटिव चीज बताऊं तो चेन्नई फ्लड्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से चेन्नई बेस्ड ऑलमोस्ट सारी कंपनीज बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई थी। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि कैम्स का बहुत बड़ा ऑपरेशन चेन्नई से रन होता है, लेकिन फ्लड आने के बावजूद भी तो किसी भी इन्वेस्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा होगा। इससे पता चलता है कि कैम्स का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कितना ज्यादा अच्छा है, और अपने प्रोसेसेस को कितने अच्छे तरीके से उनका बैकअप लेके रखते हैं ताकि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में उनके बिजनेस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े।
तो दोस्तों ये तो इसका आरटीए का बिजनेस हुआ। आरटीए के बिजनेस के बाद ये आने वाले दिनों में अपना केवाईसी में एक्सपेंशन करने वाला है। इसके अलावा इन्होंने पीएमएस में भी अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है। पीएमएस की अगर मैं बात करूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर वहां पे कोई अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसके जो भी रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस होते हैं उसका ध्यान कैम्स अपना रख सकता है। पीएमएस कंपनीज अपने कोर बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट कर सकती हैं। मतलब कि उनके बिजनेस को रन करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, लेकिन बैकफुट पे रह के, सामने आए बिना। इसके अलावा इन्होंने बैंक्स के साथ भी अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों जैसे कि आपको समझ में आ गया कि कैम्स का मेन बिजनेस आरटीए का है, तो अगर मैं इसके कंपटीशन की बात करता हूं तो इसके मेन कंपटीशन में कार्वी है। अगर यहां पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कैम्स के बारे में, तो वो इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि अगर मैं इंडिया के टॉप 5 एएमसी की बात करता हूं तो उसमें से 4 कस्टमर कैम्स के हैं। वहीं पे अगर मैं इंडिया के टॉप 15 एएमसीज की बात करता हूं, म्यूचुअल फंड हाउसेज की बात करता हूं, उसमें से ऑलमोस्ट 9 क्लाइंट्स कैम्स के भी हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इनका कंसंट्रेशन कितना बड़ा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं आपको एक और नंबर बताऊं जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एज ऑन जुलाई इन्होंने 19 लाख करोड़ से ज्यादा के एयूएम को प्रोसेस किया था। प्रोसेस करने का मतलब है या तो वहां पे एलोकेशन किया था, मतलब कि किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा या किसी ने पैसा निकाला होगा, तो पूरी प्रोसेस को इन्होंने मैनेज किया था। दोस्तों बिजनेस के बाद अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और मैं आपको मेनली बताऊंगा 2 चीजों के बारे में कि कंपनी का रेवेन्यू कैसे रहा, कंपनी का प्रॉफिट कैसे रहा। अगर दोनों चीजें अच्छे से इंप्रूव हो रही हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा ही रहा होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 2 चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 657 करोड़ से बढ़ के 711 करोड़ पे पहुंच जाता है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो ड्रॉप होता है फ्रॉम 146 करोड़ टू 130 करोड़। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो कंपनी का सबसे पहले यहां पे रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है फ्रॉम 711 करोड़ टू 721 करोड़। लेकिन सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट जो हमें यहां पे देखने को मिलती है वो हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलती है, जो 130 करोड़ से बढ़ के 173 करोड़ से ऊपर चला जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करूं तो पहले क्वार्टर में कंपनी ने 163 सीआर का अपना रेवेन्यू रजिस्टर किया था, और जब कंपनी का प्रॉफिट था वो 40 करोड़ के आसपास का निकल के आया था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो, क्योंकि बहुत लोग ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनको डिविडेंड अच्छा चाहिए। अगर हम इस कंपनी का बात करें कैम्स का, तो कैम्स का डिविडेंड देने का रिकॉर्ड पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, जो है 65% ऑन देयर पैट। अगर मैं पैट की बात करूं तो टैक्स देने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है, मान लो कि कैम्स के पास वो 100 रुपीज का प्रॉफिट बचता है, तो उसमें से 65 रुपीज ये कंपनी एज अ डिविडेंड डिवाइड कर देती है अपने शेयर होल्डर्स के अंदर। तो आने वाले दिनों में कंपनी ने बोला है कि जो इनका डिविडेंड गिविंग पॉलिसी है वो आने वाले दिनों में सेम रहने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप अपने रीजन भी दे सकते हैं। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।